10 साल मेहनत करें, काम सीख लें, समझ जाएं कि क्या हो रहा है। दिस इज़ हार्श रियलिटी। लचक होनी चाहिए कि मैं अकड़ के चलूंगा, नीचे ना झुकूं। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे झुकना पड़ेगा। मेहनत में अजमत है ना, तो बस मेहनत करें। मुझे रोजाना कोई नई बात सीखने को मिलती है। कोई 100 रुपये दे रहा है, पूछेगा जरूर कि आपने 100 रुपये का क्या किया, कहाँ खर्च कर दी। माइंड सेट बन चुका है कि सिर्फ शायद ग्रेजुएट करके मिडिल क्लास को सिर्फ नौकरी करनी है। एक शो से बड़ा मैं मुतासिर हूँ, शार्क टैंक से। शार्क टैंक अमेरिका भी चल रहा है, लेकिन इंडिया में भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्टअप वगैरह को लेकर काम हो रहा है। पाकिस्तान ने इंडिया से पहले शार्क टैंक कर लिया था, आइडिया करोड़ों का। बायोनिक्स ने कहा था हम 3 सुपर हीरोज लॉन्च करने जा रहे हैं। इनका जिक्र मैं करता हूँ यार, मुझे रोना आता है। वहाँ 3 बच्चे थे और पैदाइशी तौर पर उनकी कलाइयाँ नहीं थी। बच्चों को हाथ वो लगा रहे थे, ऐसे फिट कर रहे थे, और वो हाथ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। स्कूप कास्ट के एपिसोड 1 के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद वलीद अहमद, और स्कूप पाकिस्तान के ने जो एक नया सिलसिला शुरू करा है पॉडकास्ट सीरीज़ का, उसमें पहला एपिसोड यकीनी तौर पर आप देख चुके होंगे। और कोशिश यही की गई है कि वो एपिसोड के अंदर जो है वो सोनल धनानी आई थी और वो एपिसोड आपको पसंद आया और उसके अंदर मेंटल हेल्थ के बारे में जो है वो आप जान सके। आज जो है वो स्कूप कास्ट का जो है एपिसोड 1 जो है वो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, और साथ में जो है वो हमारे मौजूद हैं आज एक गेस्ट, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अंदील अली मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन के मैनेजर हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची, साथ साथ डायरेक्टर एफआई फाउंडर इंस्टीट्यूट है एनआईसी कराची चैप्टर। कैसे हैं अंदील? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, मसरूफ आदमी आप। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है आज इस प्रोग्राम में दावत दी है। सो आई एम ग्लैड टू बी हियर। अच्छा अंदील, वही रिवायती सवाल ही पूछूंगा कि कैसे ज़िंदगी शुरू हुई, कहाँ से तालीम हासिल की, कहाँ से स्कूलिंग की, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, थोड़ा व्यूवर्स को भी जानने का मौका मिले। सो ताल्लुक़ तो दरअसल मेरा मुल्तान से है, लेकिन तमाम ब्रॉटअप मेरा कराची के अंदर हुआ है। मैंने कंप्यूटर साइंस के अंदर मैट्रिक किया था, और हर लड़के की तरह एक ख्वाब था कि जी मैं भी इंजीनियर बन जाऊंगा या मुझे इंजीनियर बना दिया जाए। लेकिन वो मैट्रिक करते ही मुझे पता चला था कि ऐसा कोई सीन हो नहीं सकता। तो 9th तक तो 74 परसेंटेज आ गई थी, लेकिन मैट्रिक में जब वो बी ग्रेड बना यानी कि 64 परसेंटेज, तो लोगों ने बड़ा दुख का इज़हार किया। उनके लिए तो ऐसा लग रहा था कि बस ज़िंदगी यही ख़त्म हो गई है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो एक हल तजवीज़ किया गया कि जी मुझे टेक्निकल एजुकेशन जो है दिलवाई जाए। और ये दिस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी कि जी पाकिस्तान के अंदर तालीम के साथ लोगों को किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है और कैसे उनकी क्लासिफिकेशन कर दी जाती है। बहरहाल मुझे एक दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर ये कहा गया कि जाओ बेटा डिप्लोमा कर लो। सो मैंने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किया अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और 3 साल मुकम्मल हो गए। लेकिन इन 3 सालों में मुझे समझ में आ गया था कि मैथ्स और इंजीनियरिंग और साइंस तो मेरे बस की नहीं है। लेकिन ये लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल मैंने फिर भी एक फ़ैसला किया, और अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने वालिदैन पे शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया था कि ये फ़ैसला मैंने कर लिया और को इस बारे में बता दिया। सो मैं अपने ख़ानदान का ग़ालिबन पहला जो है फ़र्द था जिसने साइकोलॉजी में तालीम हासिल करने का फ़ैसला किया। सो वो ऐसे ही हुआ था कि जी प्रोफेशनल लाइफ में कदम रख दिया था मैंने। 2017 में एक छोटे से प्रोजेक्ट के साथ काम किया, कुछ डाटा कलेक्शन वगैरह करनी थी। तो उसके बाद जो है काफ़ी यंग एज में जो है वो आपने प्रोफेशनल कैरियर को अपने स्टार्ट अच्छा कर दिया था। ये तो नौजवानों को ज़रूर कर लेना चाहिए कि जितना जल्दी उनको समझ में आ जाए कि क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं समझते तो फिर वो वालिदैन के लिए जो है तकलीफ़ का बायस बनते हैं। अगर वो सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी भी उठा लें तो वालिदैन के लिए जो है ना ये राहत की बात हो जाती है। तो मुझे वो क्लैरिटी होना शुरू हो गई थी कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो जैसे आपने मास कम्युनिकेशन पढ़ी है, जर्नलिज़म पढ़ा है,
लेकिन हो सकता है आपने भी खानदान में यही सवाल आपसे भी किया गया हो कि भाई ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कहीं बैंक में नौकरी करनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसे ही था। तुम इंजीनियर क्यों नहीं बने? तुम डॉक्टर क्यों नहीं बने? अच्छा चलो बिल्कुल, बिल्कुल। चलो डॉक्टर बनने के लिए तो काफ़ी काबिल होना इसके पड़ता है। पीछे बड़ी अच्छी स्टोरी है, वो मैं आपको जी। आगे चल के बिल्कुल सुनाऊँगा कि वो मेरी पढ़ाई के मुतालिक जो है ना वो बड़ी ख़ास कंट्रोवर्सीज़ है एक तरीके से जो है ना वो मैं यकीनी तौर पहला पर काम यूनिक ये हो गया था कि मैंने जो है साइकोलॉजी में पढ़ने का फ़ैसला किया। जहाँ तक मुझे याद था जामिया कराची में मेरा एडमिशन होना बहुत मुश्किल था क्योंकि डिप्लोमा की सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल थी। तो मैंने कहा इतना जितना मैं नालायक हूँ, ये सीट मुझे नहीं मिलती। कोई ना कोई काबिल शख्स मुझसे पहले ज़रूर यहाँ पहुँच जाए। साइंस। तो मैंने एक और फ़ैसला भी किया था जो था कि मैंने एक ओपन यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से मैंने फिर बीएस साइकोलॉजी में एडमिशन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं तो कहूँगा कि वो तमाम अफ़राद जो कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कदम रख चुके और उनको आगे तालीम हासिल करनी है वो ज़रूर वीयू ज़रूर जाएँ। कि एक अफ़ोर्डेबल जगह है तालीम हासिल करने के लिए और गवर्नमेंट का अपना बनाया हुआ इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम का ये प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पे मैंने फिर ऑन एंड ऑफ ये था कि जी नौकरी साथ-साथ चल रही है, एग्ज़ाम्स देना ज़रा मुश्किल है, असाइनमेंट बनाना मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया मैंने, रिवायती डिग्री 4 साल में होती है मेरी कहीं गुन स तकरीबन दुगने मुझे वक़्त लग गया लेकिन अच्छा। मैंने मुकम्मल कर ली डिग्री। अच्छा। और इस दौरान फिर मैंने डेवलपमेंटल सेक्टर के अंदर काम करना शुरू कर दिया था। सो करियर का मैंने स्टार्ट जो है वो एचआईवी प्रिवेंशन से किया। मैं उस साइड पे काम कर रहा था। देन थोड़ा-सा चेंज आया, मैंने ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन के ऊपर सेंट्रल जेल कराची के अंदर एज़ काउंसलर काम किया था, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के लिए। थोड़ा-सा और पिवट हुआ, अब मैं जो है मुझे भी पता चला कि मैं नौजवान हूँ। तो 2009 की गालिबन बात है, मैंने एक यूथ कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, यूथ पाकिस्तान यूथ कांग्रेस के नाम से। वहाँ पे यूथ पार्लियामेंट से जो है मुतारिफ वो 2 यूथ पार्लियामेंट बल्कि 3 हुआ करती थी, एक पिलडाट की थी, एक बराउल हक साहब चलाया करते थे, एक रिजवान जाफ़र, इन सब से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा भाई आप हमारे मेंबर ही बने, तो कुछ उस जानिब भी राग़िब हुआ। फिर इसी तरह से काम चलते रहे तो मैंने अलग-अलग लेवल पे डेवलपमेंटल सेक्टर में प्रोग्राम मैनेजमेंट के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर और मॉनिटरिंग की साइड के ऊपर जो है मैं काम करता रहा। और फिर 2019 में मुझे ये मौका मिला कि जब 10 साल तकरीबन मुझे मुकम्मल हो चुके थे प्रोफेशनल लाइफ में, तो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची का मुझे याद है कि जी एक मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था कि दे आर लुकिंग फॉर अ मैनेजर फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब वहाँ गया तो मैं मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि ये इदारा पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी इदारा यानी कि एलएमकेटी रन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फंडिंग से चल रहा है। तो मैंने उनको ये बात इंटरव्यू के आखिर में बोली थी कि सर इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा यहाँ पे जो है मुझे मुलाज़मत मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन मुझे खुशी बहुत है कि ये इदारा यहाँ एग्ज़िस्ट करता है। और जब मैं उस इदारे का हिस्सा बना तो मेरी वो खुशी जो है वो कई गुना बढ़ गई। अच्छा, इसके अंदर सबसे बड़ा एक यार ये भी होगा ना कि आपने प्रोफेशनल कैरियर को भी अपने जल्दी शुरू कर दिया था, तो चीज़ें जो है वो आप लेकर चल रहे थे, तो उसने यकीनी तौर पे किरदार अदा किया होगा क्योंकि जल्दी आपने जब काम करना शुरू किया, प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा सा अवेयर हो गए, तो फिर उसके बाद फौरी तौर पे जब आप स्विचिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, थोड़ा थोड़ा सा जो है वो आपके लिए ईज़ ऑफ होता है क्योंकि न्यू जो कवर होते हैं जो कि पढ़ के निकले होते हैं, तो वो यकीनी तौर पर उनके लिए परेशानी होती है कि भाई आएंगे इंटर्नशिप करेंगे एंड फर्दर ऑन। मुझे एक बड़ी मज़े की मुश्किल पेश आई थी जब आपने इंटर्नशिप की बात कर दी। तो मैं जब इंटर्नशिप करना चाह रहा था तो उस वक़्त मेरे पास तकरीबन 6-7 साल का एक्सपीरियंस तो जमा हो चुका था। ज़बरदस्त। तो मैंने कहा भाई मैं कहाँ, मुझे कौन इंटर्नशिप देगा? तो बड़ी मुश्किल से जाकर के पहले एक अस्पताल में इंटर्नशिप की। वो इंटर्नशिप भी में से मुझे बीच में से ज़रा वापस दफ्तर के काम की तरफ आना पड़ा। उन दिनों अल फलान के लिए काम कर रहा था मैं। तो रिमोट जॉब थी तो फिर वो काम उन्होंने कुछ ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी बढ़ गई तो वो इंटर्नशिप छोड़ दी। उसके बाद जो है एक रिसर्च थीसिस करने का उनसे बात हुई, उसमें अप्लाई किया तो वो उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया। तो हमने कहा अच्छा ये भी एक मुश्किल है कि दुनिया हमारी कहीं भी बात मान लेती है लेकिन अपनी जामिया को मैं समझा नहीं पा रहा। तो वो फिर 6 महीने बाद दोबारा मैंने कहा अच्छा अब मैं दोबारा इंटर्नशिप करूँगा। तो उन दिनों मैं सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन के अंदर हुआ करता था। अच्छा। और फिर उसके बाद जाकर के दोबारा कुछ मेहनत करके एक और तरीका निकाला कि भाई किसी तरीके से इंटर्नशिप की जाए। अपना काम तो मैं छोड़ नहीं सकता, सो प्रोफेशनल लाइफ का जब हम हिस्सा बन जाते हैं, घर की भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन बहरहाल वो किसी तरीके से इंटर्नशिप करके यूनिवर्सिटी को जो है वो जमा कराए कागज़ात के, देखिए जी ये मैंने मुबारक हो, मैंने इंटर्नशिप कर ली। अब आपके बकौल मैं प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बन सकता हूँ। और उस वक़्त तक जो है काफ़ी वक़्त गुज़र चुका था। लेकिन अगर आप नौजवानों की बात करें तो उनके लिए बेहतर यही है कि वो
अगर वो स्कूल में भी है ना, तो वो किसी ना किसी तरीके से को करिकुलर एक्टिविटीज़ का हिस्सा ज़रूर बने। समझें, तकरीर नहीं की जाती है। ये मैंने भी पहली तकरीर सन 2011 के अंदर जा कर के की थी। तो उस हिसाब से यूनिवर्सिटी का मेरा तकरीबन तीसरा साल चल रहा था। मुझे बहुत मुश्किल लगता था। मेरे नज़दीक डिबेट करना एक बहुत बहुत मुश्किल काम था। मैं स्टेज पे बात ज़रूर कर सकता हूँ, जिस तरीके से मैं आपसे इस वक़्त बात कर रहा हूँ। लेकिन डिबेट के लिए जिस किस्म की हिम्मत चाहिए, जिस किस्म का जिसे कह सकते हैं बॉडी जोश और गलबला चाहिए कि आप जो है वो मेरी जान जाती है। अंदाज़े बयां और तकरीर जो है ना वो आपका बिल्कुल ऑडियंस को जो है वो एंगेज कर दे। बस वो बात करना कि आम शहरी जो है वो उसको आप बोलेंगे तो उससे तो वो बात नहीं होगी। लेकिन मुझे याद है कि अगर मैं उसको अगर रिक्लेम करूँ या रिकॉल करूँ, वो सदर आली वक़ार करके जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने सीखा। तो ये अगर मुझे स्कूल के टाइम पे मिल जाती है चीज़, तो मैं आई वुड हैव बीन ऑन अ बेटर पाथ। तो ये ज़रूर करें, किसी न किसी क्लब का हिस्सा बने। स्कूल के अंदर, स्कूल नहीं है तो बहुत सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिलेंगी। रोटरैक्ट होती है, उसके साथ लायंस क्लब है, उनके ज़ेरी इदारे, किसी का भी हिस्सा बने, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाना शुरू करें। अगर आप स्कूलिंग सिस्टम की बात कर लें, तो वो आपको सिर्फ रट्टा लगवा देते हैं कि जी गिनती ऐसे करनी है और जुमले ऐसे बनाने हैं, बल्कि वो आपको जुमले लिख के दे देते हैं कि जी बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। मेरे केस में तो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब का अच्छी ऐसे के बात अर्ज़ ये है कि मैं क्यों अर्ज़ करूँ। और मुझे अगर अंग्रेज़ी में सिखाया गया तो ये था कि जी विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड बेग टू स्टेट दैट व्हाई दे आर टीचिंग मी टू बेग। मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ भाई? गोरे चले गए हैं, तो हमें भी जो है ना भीख मांगना बंद कर देनी चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एप्लीकेशन लिखना मेरे काम आ गई थी कॉलेज के अंदर। मुझे अपनी फ़ीस का थोड़ा-सा जो है वो उसकी किस्तें करवानी पड़ गई थी। तो ये लिखा हुआ काम भी आ गया था मेरे। और लेकिन ये चीज़ें बड़ा मैटर कर रही थी कि मैं थोड़ी देर पहले जो बता रहा था कि जी हमें जो है डिबेट करना आनी चाहिए। अगर बैतबाज़ी हो रही होती है, अगर आपका थोड़ा शग़फ़ है उस जानिब लिखने पढ़ने से, ये नहीं कर रहे तो आपको इस कॉम्पिटिशन में जाएँ। स्पोर्ट्स की तरफ अमूमन बच्चों का रुझान हो जाता है। सो मेरे लिए वो ज़रा मुश्किल था कि वज़न हमेशा ज़्यादा रहा है, तो उस वजह से लोग ज़रा परेशान भी ज़्यादा किया करते थे। बल्कि उनके लिए वो कम होता था, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हो जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमली ज़िंदगी में जब मैं दाखिल हुआ था, तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि अगर आपको कुछ आप किसी का फ़ायदा कर सकते हैं और उस फ़ायदे के नतीजे में, उस फ़ायदे से मुराद ये कि वो मुनाफ़ा कमा सकता है, तो उस दिन जो है ना ये दुनिया आपको अलग नज़र से देखना शुरू कर देती है। वो तब्दीली मेरे वालिद का है, मैं अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे एम्पावर किया सही मायने में। जिसे हम कहते हैं ना एम्पावरमेंट क्या है, तो मेरे नज़दीक वो एम्पावरमेंट यही थी कि वो बच्चा जो घर के माहौल में जिसको किसी धूप छाँव का नहीं पता है, उसको उन्होंने अमली ज़िंदगी में ला कर के खड़ा किया। मैंने 4 पैसे कमाए तो मुझे समझ में आया कि ये पैसे कितने काम आ सकते हैं, कैसे ताकतवर हो सकते हैं। और ये ही मैं बाकी तमाम नौजवानों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक़्त, उनसे कहूँगा कि भाई समझना शुरू करें कि रियल लाइफ़ में क्या हो सकता है। नंबर अगर थोड़े कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। ज़िंदगी जो है ना वो आप किसी को डिग्री दिखा कर के आपको रोटी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको मेहनत करना आती है और आपको उसके नतीजे में कुछ रकम मिल जाती है, तो दैट्स द रियल आइडिया। डू समथिंग दैट कैन पुट फूड ऑन योर प्लेट ऑन योर टेबल। तो वो करने के लिए बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और सबसे जो मेरे ख़्याल में ख़तरनाक टाइम हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं ना, वो कॉलेज का होता है। तो कॉलेज में कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इस टाइम पे अगर हम अपने आप को सँभाल लें, तो फिर जब हम जामिया तक पहुँचते हैं तो मामलात अपने आप ही सीधे होना शुरू हो जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी कैपेसिटी बिल्ड कर देती हैं। लेकिन सिर्फ ये ना हो कि यूनिवर्सिटी में बैठे रहें और चौथे साल में जाकर के सोचेंगे कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे। पहले साल से मेहनत करना शुरू करें। याद कर लें कि वो 8 घंटे नहीं बल्कि शायद दिन के 12 घंटे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप यूनिवर्सिटी में लगा भी देते 3-4 घंटे, तो बाकी वक्त काम ज़रूर करें। मैं अपना बताऊं तो 2014 में मैं एडमिशन लिया था मैंने यूनिवर्सिटी में, और 2015-16 के शुरू में जो है वो मैं इंटर्नशिप और इस अपनी फील्ड रिलेटेड चीज़ें जो है ना वो मैं सर्च करना शुरू हो गया था। और फाइनली जो है 2017 में मुझे याद है कि मैं एज एन ट्रेनी रिपोर्टर जो है ना वो एक इदारे के साथ मुंसलिक हो गया था, और कंटिन्यूस 2017 से जो है वो अब तकरीबन 2023 हो गया। लेकिन वो सिलसिला जो है वो जब शुरू हुआ तो इंटर्नशिप करना भी ना बड़ा ज़ब्त का काम होता है। मतलब आप
इदारे के अंदर जो है ना वो छोटे बन के जा रहे होते हैं, ठीक है, तो वो आपसे ही चाय मंगवा ली जाएगी, आपसे ही जो है ना वो बोलेगा बेटा समोसे मुझसे मैं इंटर्न तो नहीं था, लेकिन मुझसे चाय भी बनवाई गई थी। सही और मुझसे क्योंकि कह दिया गया था कि जी इदारे में मॉनिटरिंग आ रही, तो उस दिन मुझे वैसे पता चल गया था 2007 में कि जो मॉनिटरिंग करने आते हैं ना, ये कोई बड़ा खतरनाक लोग होते हैं। तो आपने इतना चला वो करके तो वो बड़े चीज़ें उन्होंने कहा कि भाई ये भी करो, ये सही, करो। सही। और पूरी चीज़ नहीं है। चाय चाय पे मैं चाय ना चलता हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ कि इस वक्त जो है वो एक जो आप यूथ को देखेंगे और जो नए पास आउट हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हो रहे हैं या अपनी इंटर लाइफ में या यूनिवर्सिटी लाइफ में या कोई और डिग्री कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पे जब वो प्रोफेशनल करियर में आते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, तो उनको थोड़ी सी ये वाली ह्यूमिलेशन मुझे लगता है कि उनको फेस शायद करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, वो ज़रूरी नहीं होता कि वो आपको जो है वो ह्यूमिलिएट करने के लिए किया जा रहा हो, वो ऐसा भी नहीं होता कि भाई छोटा है यार तुम चाय तो ले आओ, क्योंकि घर में भी भाई छोटा ही कुंडी खुलता है ना, और छोटा ही पानी लाके भी पिलाता है, तो वो उस हिसाब से भी छोटे भाई बहनों के हिसाब से, या ठीक है बेटा ज़रा ये कर लो, ज़रा ये कर लो, वो कोई दूसरा काम करो। लेकिन आज की मैंने ये देखा है कि जो यूथ है या जो आपके न्यू ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए शायद ये नाकाबिले देखिए, कबूल नहीं है तीन चीज़। चार चीज़ें अमूमन लोग पसंद नहीं करते, लेकिन ये आम बोलचाल का हिस्सा है। पहला लफ्ज़ है रगड़ा, कि जब तक हमें रगड़ा नहीं लगेगा ये समझ रगड़े नहीं का हिस्सा आएगा। है बेसिकली। ये कहने का मकसद ये था कि ये रगड़े का हिस्सा है, और अगर आप इस हिस्से को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे तो यकीनी तौर पे आप कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें आप कर उसे जाएंगे। आप ओनरशिप और ह्यूमिलिटी भी कहते हैं। अगर आपके घर की कोई दावत होगी, तो उस दिन आपको वो रगड़ा बुरा नहीं लगता है, उस दिन आप उसको ओन कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही। सच्चाई ये है कि हमें जब घर से बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो हमें उस काम को ओन करना पड़ेगा। ये कह देना कि ये मेरा काम नहीं है, ये बड़ी मुश्किल बात है। आप अगर एक इदारे का हिस्सा बन गए ना, तो उस इदारे के चलते रहना आपके साथ अब जुड़ चुका है ना। जब तक आप साथ चल रहे हैं, तो आप उसका नुकसान ना होने दें। चाहे आप एज इंटर्न गए हो या किसी और पोजीशन के ऊपर गए हो। एक चीज़ रगड़ा हो गई। दूसरा एक और बड़ा मज़े का लफ्ज़ है, उसे कहते हैं सरिया। तो भाई वो सरिया जो है वो सरिया सिर्फ ना इमारत के अंदर अच्छा लगता है कि जी इमारत ना इंसान झुके। इंसान में सरिया नहीं होता। इंसान के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है वो उसको बिल्कुल झुकने का मौका देती है। तो ये ह्यूमिलिटी बड़ा मैटर कर रही होती है कि हम सीख सकें, हम में लचक होनी चाहिए। तो जहाँ पे जिस तरीके से ज़रूरत पड़े वहाँ से, अगर ये ऐसे ही है कि जी मैं अकड़ के चलूँगा और मेरे सामने मुझे गुजरने के लिए जो दरवाज़ा मिल रहा है मैं उससे गुजर नहीं सकता, अगर मैं नीचे ना झुकूँ, तो फिर मेरी ग्रोथ बस यहाँ रुक गई। अब मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। लेकिन अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे झुकना पड़ेगा। मुझे झुक करके फिर मैं वापस अपना सर बुलंद जो है कर लूँगा। लेकिन बल्कि मिसाल देने की बात है, अगर भी नौजवानों से अगर हम मुखातिब हो रहे हो, तो मैं पूछ लेता हूँ कि प्रिंटर में से पेपर जैम निकालना आता है या फोटोकॉपी मशीन में से पेपर। मुझे तो ये 2010 में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में ये, और मैंने बड़े शौक से सीखा था। मैंने कहा हाँ यार ये ज़रा बताया तो सही। हमें ये तो समझ में आ गया कि जी पेपर को हमने रख देना है, ये कॉपी बन जाएगी। लेकिन अगर वो फंस गया, और वो कहते हैं कि बतौर लोग इस बात को लतीफ़े के तौर पे कह रहे थे कि जी ये आपके प्रिंटर को और आपकी जो है ना फोटोकॉपियर को पता होता है कि जिस दिन आपकी कोई इमरजेंसी उस दिन वो पेपर फंसा देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जी कहाँ से इसको हम खोलेंगे, क्या इसमें से निकालना है कि ये निकले और काम चले। वो एक काम पूरे इदारे को थोड़ी देर के लिए रोक देता है, और जो इस काम को ठीक कर देता है वो हीरो बन जाता है। तो ये तो हीरो बनने के मुतरादिफ है कि जी मैंने जो है वो प्रिंटर जो किसी के समझ में नहीं आ रहा वो भी ठीक कर दिया। और ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे हमें करना पड़ता है ना कि जी व्हाट वैल्यू आर वी एडिंग टू द वर्क दैट वी आर डूइंग। हम ये करते, हम रोज़ाना हमें ये साबित करना पड़ता है कि हम ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और उसके नतीजे में हमें पैसे मिल रहे होते हैं, और ये अच्छी बात है। हम अगर इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहें तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। लेकिन अगर हम जो हैं वो कहें कि जी नहीं, तब आज से 1 साल पहले हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, तो इस 1 साल पहले के तो पैसे हमें मिल चुके। अब नया काम ये ऐसे ही है कि जी मैं रोटी खरीदने के लिए जाऊँ, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ तो मुझे ताज़ी रोटी चाहिए। वो ये बोले नहीं यार ये कल की रोटी आप ले जाए, ये कल बड़ी ताज़ा थी। उसने कहा नहीं मैं आपको अभी की ताज़ा रोटी के पैसे दे रहा हूँ। तो यही हमसे भी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही होती है। दिस इज़ हार्श रियलिटी, बट वी नीड टू नो अबाउट और लर्न अबाउट दिस हार्श रियलिटी। अच्छा, वैसे तो काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन जो है वो डील हो गया। दूसरी चीज़, डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उसके बाद
नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर आना, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और अब तक कैसा चल रहा है? मैं एक बात वसूख से कह सकता हूँ कि मैं जब से NIC कराची का हिस्सा बना हूँ, मुझे रोज़ाना कोई नई बात सीखने को मिलती है। सब और इससे पहले जिन इदारों में काम किया था, वहाँ पे एक CEO, एक डायरेक्टर हुआ करता था। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मैंने 299 CEOs के साथ काम किया है। सो हर कंपनी को कायम करने वाला उस कंपनी का जो भी फाउंडर होता है, उस कंपनी का CEO ही होता है। और वो हमेशा कोई काम की बात, कोई नई बात ज़रूर करनी होती है। मतलब मैं यहाँ आने से पहले अगर बात करूँ तो मैंने मल्टीपल मीटिंग्स करता हुआ मैं आ रहा था। बिल्कुल आखिरी मीटिंग उन सब को मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करवा दिया था, तो उनसे भी बात हो रही थी। उन्होंने कुछ मसाइल का जिक्र किया कि जी उन्होंने कैसे उनको हल किया, कैसे वैल्यू क्रिएशन के ऊपर काम किया। उससे पहले एक और हमारे यहाँ स्टार्टअप है, उनकी फाउंडर से मेरी बात हो रही थी। वो फ़ौरन पर उनकी एक और मीटिंग आ गई, तो कोई ना कोई काम की बात ज़रूर सीखने को मिल रही होती। सो डेवलप कहते हैं, तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की बात की थी कि जी अगर हमें कोई 100 रुपये दे रहा है तो वो हमसे पूछेगा ज़रूर कि आपने 100 रुपये का क्या किया, कहाँ खर्च कर दिए। तो उसकी रसीदें भी पूरी होनी चाहिए आपके पास, जिसे हम पेपर ट्रेल कहते हैं। आप कहते हैं कि जी मैंने बल्ब खरीदा, तो एक सवाल होता है जी बल्ब खरीदा क्या, कहाँ लगाया, क्या ये हाँ, जला? उसकी रसीद ज़रूर ठीक होनी है जी, चाहिए आपकी खरीदना डेवलपमेंट नहीं है, सेक्टर में इसको तो। इस्तेमाल भी करना है। तो इसको हमने होल्डर में लगाया। तो अगला सवाल था तो कि सिर्फ लगा दिए, ये जलाया भी था, ये भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट, वाई, वेयर, हु एंड हाउ जो है ना, ये पिछले 10 साल तक ये मेरी घुट्टी में जो है ना डेवलपमेंटल सेक्टर ने डाल दिया था कि अच्छा जी वो हमने बल्ब लगा दिया और उसको हमने ऑन भी किया। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? तो हमने कहा जी उजाला हो गया। और फिर क्या हुआ? उस उजाले की रोशनी में किसी ने बैठ कर के तालीम हासिल की। तो ये बड़ी अहम बात है कि ये वहाँ सीखा था और जो यहाँ सीखा है ये मैं अब आपको फिर बता देता हूँ। और वही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं जब काम जो कर रहा हूँ तो वो वही तमाम लर्निंग्स मेरे काम आ रही है। और यहाँ आकर के तो वो जो थिंकिंग थी या वो जो थिंकिंग पैटर्न है डेवलपमेंटल सेक्टर के अंदर राइज है, उसे हम कहते हैं कॉजल वे ऑफ थिंकिंग। यानी कॉज एंड इफेक्ट, ये होगा फिर ये होगा, ये होगा फिर ये होगा, ये हो गया, इसको रोकने के लिए करना पड़ेगा। और यहाँ जो आकर के सीखने का मौका मिल रहा है उसे इफेक्चुअल थिंकिंग कहते हैं। कि क्या किया जाए, क्या वसाइल है और इन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से कदर जो है बना सकते हैं। बाकी बड़ा मुश्किल से लगने वाला लफ्ज़ है कदर, लेकिन वैल्यू क्रिएशन कैसे की जा सकती है। ये ऐसे ही है कि जी एक पानी है तो वो पानी तो फ्री होना चाहिए, लेकिन उसी पानी को जब आप थोड़ा ठंडा कर दें, उसमें एक फ्लेवर डाल दें, कलर डाल दें, तो वो जो है आइस लॉली अंग्रेज़ी में हो गई, उर्दू में गोला गंडा हो गया और उसके फिर पैसे मिल सकते हैं। आपने उसके अंदर अपनी मेहनत जो है ना वो निचोड़ के उसमें वो मेहनत में डाल दी है। तो मेहनत करना और उस मेहनत से किसी भी चीज़ को आप लोहा लें और उस लोहे को पिघला करके एक सांचे में ढाल दें, आपने उसका जो है ग्लास बना लिया, तो अब आपको उसके पैसे मिल सकते हैं। वो आपने मेहनत उसके अंदर डाल दी है, तो वो मेहनत करना और उसके ज़रिए जो है लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाना, जो आप काम कर रहे हैं उससे, और जो लोग आपके इदारे से फैज़याब होकर के जिनको मुलाज़मत मिल रही है, आमदन मिल रही है। तो ये तमाम चीज़ें मैं पिछले तकरीबन 4.5 साल से होते हुए देख रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ और यही तमाम चीज़ें मैं सीख भी रहा हूँ। अच्छा, NIC में आप डेवलपमेंट सेक्टर के जिस तरीके से तजुर्बा बताया, अब NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर मेरा भी जब विज़िट हुआ था तो मैंने फर्स्ट टाइम जो देखा तो यकीनी तौर पे जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू में आपका जो है ना आपको खुशी हुई कि यार ये इदारा एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरीके से जब मैं गया था फर्स्ट टाइम तो लाइक मैंने भी ये सोचा कि यार चलो कुछ तो हो रहा है, क्योंकि उमूमी तौर पे हम ये नेगेटिविटी ही सुनते हैं अपनी सोसाइटी में और अपने मुल्क के बारे में कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, क्या करेंगे, मुस्तकबिल क्या है, चीज़ें क्या है। लेकिन वहाँ आके लोगों को देख के जो है वो समझ आया कि यहाँ पर जो है ना आप जॉब्स के अलावा भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा भी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में तो वो कल्चर यही है ना कि आपने जो है ना सबसे सेफेस्ट जॉब जो है वो आपकी वो गवर्नमेंट जॉब होती है। तो NIC में कैसे जब स्टार्ट कर लिया कैरियर का तो अब तक क्या एक्सपीरियंस रहा, और कुछ मोटे-मोटे जो है वो नुकात हैं जो मैं पूछूँगा कि सबसे पहले मुझे एक सवाल जो है ना वो दिमाग में आता रहता है कि ये स्टार्टअप क्या होता है, ठीक है, और ये एंटरप्रेन्योर क्या होता है, और ये बिजनेसमैन क्या होता है। तो ये बड़ा मिक्स एंड मैच हो जाता है और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मुझे लगता है कि शायद और भी इसी सोसाइटी में लोग एग्जिस्ट करते हों। खतरनाक बात ये है कि ये वाली बात हो सकता है कि मीम ना बन जाए कहीं।
तो ये ऐसे ही है कि जब कहते हैं ना कि उर्दू बोलने वाले अफराद को जब ये महसूस करवाना हो कि वो बहुत मुअद्दब है, तो वो फ़ारसी का इंतखाब करते हैं, फ़ारसी में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जब अंग्रेज़ी बोलने वाले कहते हैं कि अब हम मज़ीद कैसे अदब के बीच में किसी बात के लेकर आएँ, तो वो कहते हैं हमें अब फ्रांसीसी बोलने की ज़रूरत है। तो बिज़नेसमैन लफ्ज़ मौजूद था, लेकिन फ्रांसीसी ज़बान से एक लफ्ज़ जो है उन्होंने जो है लिया, हासिल किया, और उसका वो था एंटरप्रेन्योर। अच्छा। एंटरप्रेन्योर जो कि बन गया। तो अगेन इट्स अ फ्रेश टर्म फॉर बिज़नेस, लेकिन अगर अगर हमने इससे मायने ही डालने, तो मैं एक एंटरप्रेन्योर को ही कोट करूँगा, उनका नाम करम शहजाद है, और हमें अक्सर वो पीटीवी के ऊपर जो है तबसरा करते हुए नज़र आ रहे थे और दीगर चैनल्स पे भी। तो उन्होंने एक बात बताई कि एक होता है कि इंडस्ट्री प्लेयर और एक होता है इंडस्ट्री लीडर। जो इंडस्ट्री प्लेयर है वो बिज़नेसमैन है, कारोबार हो रहा है और वो कारोबार कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में बैठे हुए काम कर रहे हैं, लेकिन जो उसको डिसरप्ट कर दे, जो इस मार्केट का लीडर बन जाए, जो कोई नयापन लेकर के आ जाए, वो एंटरप्रेन्योर होता है। तो ये दोनों ही वैल्यू क्रिएशन के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन एक टिपिकल काम कर रहा है और एक उसमें एक नई चीज़ लेकर के आ रही है। ऐसे ही है कि आज से चंद 100 साल पहले घोड़ा गाड़ी लोग इस्तेमाल करते थे। तो एक उसमें से फ़र्क ये था कि जी बैलगाड़ी भी इस्तेमाल हो रही है, जो यूरोप में आपको उसकी कोई ख़ास नहीं मिलेगी मिसाल, लेकिन इस खित्ते में जिसको हम ईस्ट कह रहे होते हैं, मशरिक़ कह रहे होते हैं, यहाँ पे ज़रूर है। और उसके पीछे एक वजह भी थी कि जी जब बैल चलता है तो उसके पैर नरम होते हैं, खुर नरम होते हैं, तो सवारी को तकलीफ़ नहीं होती है, तो ये शाही सवारी कहलाया जा सकता था। लेकिन घोड़ा है, घोड़े के साथ बग्घी है, और ये तमाम चीज़ें चल रही थी। लेकिन इनके दरमियान जब इंजन ईजाद हुआ, इनोवेशन हुई, उसके नतीजे में गाड़ियाँ आईं, और बल्कि डीज़ल इंजन या पेट्रोल इंजन से पहले इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ आई थी। जैसे लोगों को लगता है कि जी टेस्ला आज ईजाद हुई है, सबसे पहले तो ये बिजली से चलने वाले थे, लेकिन ये कितना कितना फ़ासला पूरा कर सकती है। इसमें मज़ीद जिद्दत आई, इंजन की शक्ल के अंदर मज़ीद जिद्दत आई, उन्होंने इसके अंदर जो है सस्पेंशन और तमाम चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते गए। ये वो घोड़ा जो हर किसी को रखना पड़ रहा था, वो अब नापैद होता जा रहा है, और अब वो एक सिर्फ़ जो है ना एक लग्ज़री बन गई है। सो एक मार्केट का जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड को चेंज कर देना, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। जब आपने स्टार्टअप की बात की कि जी स्टार्टअप क्या है, तो मैं स्टार्टअप एक बहुत आम लफ्ज़ है, और मैं अकेला इसको तब्दील नहीं करवा सकता, ना मुझे कोई ख़ास शौक है इसको करवाने का, लेकिन मैं इसके पीछे जो जिसे आप कह सकते हैं कि जो डेफ़िनिशन है, मैं वो टर्म ज़रूर कोट करना चाहूँगा। वो कहलाता है इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइज़। मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, सन 2019 के अंदर एक मीटिंग हो रही थी सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के ऑफिस के अंदर। एसईसीपी ने मीटिंग कॉल की थी। मुझे उस वक्त एनआईसी कराची के जो प्रोग्राम मैनेजर थे सैयद असफर हुसैन, उन्होंने कहा कि आप जाएँ ज़रा वहाँ पे मीटिंग अटेंड कीजिए, मुझे भी मेरी ज़रा यहाँ पर मसरूफियात है। तो वहाँ पे यही बहस चल रही थी कि हम स्टार्टअप किसे कहेंगे। तो वहाँ पे मुनीब मायर बाइके के फाउंडर मौजूद थे। अच्छा। उस वक्त एनआईसी कराची के जो डायरेक्टर थे शाहजहान, वो मौजूद थे, और ये सब, और मैं सिर्फ देख रहा था और मैं सिर्फ सुन रहा था कि अच्छा यार ये सीख लो क्या काम की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा, एक सवाल उठा कि क्या चाय का होटल जो है, क्या वो भी आज किसी ने खोला है, तो क्या वो स्टार्टअप है? उसकी वजूहत ये थी कि हुकूमत किसको मराहत दे, स्टार्टअप होने की मराहत किसको दे। फिर एक आवाज़ आई थी, और वो गालिबन वो मुनीब की आवाज़ थी। उन्होंने कहा कि भाई उसके अंदर टेक मौजूद होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। क्यों टेक्नोलॉजी होनी चाहिए? वो स्केलेबल है। तो हम सब के टेलीफ़ोन जो मोबाइल फ़ोन्स है, उसके अंदर एंड्रॉयड है या उसके अंदर आईओएस का सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर स्केलेबल है, बनता एक दफ़ा है, लेकिन दुनिया के हर फ़ोन में ये ही मौजूद है। दोनों में से कोई एक इस्तेमाल हो रहा है। एक ने फ्री में दे दिया, दूसरा अपनी प्रोडक्ट के साथ दे रहा होता है, लेकिन दिस इज़ इट, ये स्केलेबिलिटी है। ये समझाना बहुत मुश्किल है किसी को कि जी इस व्हाट्सएप फ्री में इस्तेमाल हो रहा है, तो भाई व्हाट्सएप फ्री में क्यों इस्तेमाल हो रहा है? वो डाटा हासिल कर रहे हैं, वो ऐसा कौन सा डाटा हासिल कर रहे हैं, वो उसका क्या करेंगे? कुछ बनाया, बेचा, कोई ये जैसे माइक है, ये प्रोडक्ट है, समझ में आ रही है, लेकिन इसके पीछे भी एक साइंस है। ये माइक सिर्फ दुनिया में एक जगह नहीं बन रहा है, ये एक जगह डिज़ाइन हुआ है। जो डिज़ाइन होना वाला पार्ट है, उसे वो उसका जिसे आप कह सकते हैं पेटेंट होता है, वो इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ एक और लफ्ज़ अटैच हो जाता है, उसे कहते हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। कि जब किसी चीज़ के साथ जब वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का हिस्सा बन जाता है, तो आपने शायद सिर्फ एक दफ़ा माइक सही से डिज़ाइन कर लिया। अब आप उसकी मास स्केलिंग जो है या मास प्रोडक्शन अब आप उसकी कर सकते हैं, और वो डिज़ाइन हो सकता है आपने अमेरिका में बैठ कर के किया, लेकिन जब आपको ये मालूम है कि जी चाइना में सस्ता प्रोड्यूस हो सकता है, तो चाइना से प्रोड्यूस करवाया, और आपने कहा कि जी खपत इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादा है, तो बेचा यहाँ जा रहा है।
तो ये थोड़ा सा, ये मुझे पता है कि अगेन मैं आसान, आपने कहा था आसान करें और मैंने मुश्किल कर थोड़ा दिया। सा मुश्किल जो है ना वो कर दिया, हाँ, लेकिन चीजें जो है वो कि क्लियर हो गई अगर कि आप आपकी एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि जिसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बन सकती हूँ, मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इस्तेमाल करते हुए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस्तेमाल करते हुए कि इसको बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, लेकिन एक MS ऑफिस की एक कॉपी डिज़ाइन हुई है और वो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। और उसको डिसरप्ट किसने कर दिया? गूगल ने। क्या बना करके? जो गूगल का जो ऑफिस वर्क स्पेस जो गूगल ने प्रोवाइड किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विंडोज़ आपको बाय करनी पड़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसका वो आपको बाय करनी पड़ेगी सीधी। वो एक ज़माना था कि जी लोग पायरेटेड वो तमाम चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे। सो वो एक स्टार्टअप था और उसको नुकसान भी पहुंचाया जा रहा था पायरेसी के ज़रिए, लेकिन एक और स्टार्टअप आया गूगल, इसने वो सिस्टम ही ख़त्म करवा दिया और सब कुछ फ्री हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। ये जो डिसरप्शन है, सारा गेम इस डिसरप्शन का है। हमारा सिर्फ मसला ये है कि हमें ये टर्मिनोलॉजीज़ सन 2000 के आसपास जाकर के सुनने को मिलती है। अगर आप पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की बात करें तो उसमें इंक्यूबेशन की टर्मिनोलॉजी सन 2001 में गालिबन पहली दफ़ा इस्तेमाल हुई थी, फिर 5 में दूसरी दफ़ा इस्तेमाल हुई थी, फिर उसके बाद 15 में दोबारा इस्तेमाल हुई थी और उसके बाद 18 में दोबारा जो डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी आई थी। तो हर दफ़ा जो पॉलिसी आती गई तो उसमें डेफिनेशन बढ़ती गई और उसके साथ-साथ मुल्क के अंदर इस पे काम होता गया। कि सबसे पहले जब इसका ज़िक्र आता है तो इग्नाइट नामी इदारा मार्ज़ वजूद में आता है। उसका पहले नाम जो है नेशनल ICT R&D फंड था। उसके बाद उसको इग्नाइट का नाम दे दिया गया और इग्नाइट ही वो इदारा है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर 8 NICs जो है वो उसको फंड कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, जी, तो इस वक्त पाकिस्तान में 8 NICs चल रहे हैं, जी। टोटल 8 NICs चल रहे हैं मेरे ख्याल से। दीगर कोई प्राइवेटली इंक्यूबेशन बेसिस जी। इस तरीके की। सो अगर आप गवर्नमेंट बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर की बात करें तो 2012 के अंदर प्लान 9 और प्लान X जो है वो मार्ज़ वजूद में आए थे। जो है उस वक्त उमर सैफ साहब जो हैं, ये उनके हाथ के बनाए हुए इदारे। इन्हीं दिनों जो है सीड वेस्टर्न इस वक्त फेडरल मिनिस्टर IT। जो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर IT हैं, अच्छा, वो उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने प्लान 9 और प्लान X बनवाया था। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि इनके ये नाम क्यों रखे गए थे, बट पंजाब IT बोर्ड ने इंस्टीट्यूशंस बनवाए। इसके अलावा KPIT बोर्ड ने दुरशल के नाम से मुझे याद है कि 7 इंक्यूबेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए थे मुख्तलिफ शहरों के अंदर KP के। फिर इग्नाइट ने पहले 5 NICs इस्टेब्लिश किए जिसके अंदर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने रीजनल सिटीज़ को भी जो है टारगेट किया और इस वक्त जो है फैसलाबाद में भी मौजूद है एक NIC, हैदराबाद में भी मौजूद है और पिंडी के अंदर एक अलग से स्पेशलाइज्ड NIC इस्टेब्लिश किया गया। तो ये तमाम जो है NIC इस्टेब्लिश कर दी गए। मीनवाइल अगर आप जैसे आपने कहा कि जी प्राइवेट लेवल पे कौन काम कर रहा है, तो नेस्ट आयो कराची के अंदर काम कर रहा था। सीड नाम का एक इदारा जो है सीड वेंचर्स वो काम कर रहा था। इसके अलावा .0 मुझे याद पड़ता है कि ये इंस्टीट्यूशन जो है प्राइवेटली इस्टेब्लिश हो चुका था। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम करती। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के अंदर आ रही थी। स्टार्टअप ग्राइंड यहाँ आ चुका था, फाउंडर इंस्टीट्यूट यहाँ आ चुका था। तो ये तमाम इदारे मिल करके जो है इकोसिस्टम बिल्ड करने के ऊपर काम कर रहे थे। और हमारा जो आप गैप की अगर बात कर लें तो अराउंड 1945 जो है सिलिकॉन वैली इस्टेब्लिश हो चुकी थी कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के ज़रिए स्टार्टअप्स को फंड किया जा रहा था। गवर्नमेंट फंडिंग आना शुरू हो गई थी जिसमें से क्या निकला, जिसके बाद आपको ये जो हम इंटरनेट की बात कर रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें उसी इकोसिस्टम में से बन करके निकलना शुरू हुई थी। हमारे केस में आप कह सकते हैं कि कोई 70-80 साल का डिफरेंस है, लेकिन काम हो रहा है इसके ऊपर। आज इंस्टीट्यूशंस हर गवर्नमेंट इदारे के अंदर एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर मौजूद है, एक और एक मौजूद है जो कि HEC का मैंडेट का हिस्सा है। हर यूनिवर्सिटी को उन्होंने कह दिया है। तो चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें एक्सेलरेट हो रही है, काम हो रहा है और ये तमाम अल्हम्दुलिल्लाह इदारे जो है अब साथ में मिल करके काम कर रहे हैं। नेशनल एक्सपेंशन प्लान ऑफ NICs एग्जिस्ट करता है, वो एक और प्रोजेक्ट है जो कि पंजाब IT बोर्ड जिसने रोल आउट किया, जिसके अंदर तकरीबन 30 के करीब छोटे NICs जिन्हें आप कह सकते हैं कि माइक्रो स्केल पे NICs ऑपरेट कर रहे हैं, वो तमाम मौजूद है। तो ये सब जो है आप एक पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है उसको मौका दिया जाता है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक आइडिया लेकर के आएँ, इसको यहाँ इंक्यूबेट करें। जैसे ही आप यहाँ से इंक्यूबेशन कंप्लीट कर दें, किसी हैकाथॉन का हिस्सा बने, हैकाथॉन से जैसे ही आप एक आइडिया मज़ीद आगे लेके निकलते हैं तो आप NIC जा सकते हैं। यहाँ से निकलते हैं तो फिर ITY जैसे इदारों में जा सकते हैं, एक्सेलरेटेड प्रॉस्पेरिटी के पास जा सकते हैं, आपको फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, साथ में जिस तरीके से ज़बरदस्त जिस तरीके से आपने पूरी चीज़ों को डिफ़ाइन किया, बहुत सारे इदारे जो हैं वो मिलकर एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बना रहे हैं और थोड़ा सा आज मुझे जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी भी हो गई कि क्या एंटरप्रेन्योर होता है, कौन स्टार्टअप होता है और कौन बिजनेसमैन होता है।
गवर्नमेंट लेवल पे तो हमें पता चल गया कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो इस वक्त काम हो रहा है, और ये काम होना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरीके की हमारी सोसाइटी बन चुकी है, एक टिपिकल माइंडसेट बन चुका है कि सिर्फ शायद ग्रेजुएट करके मिडिल क्लास को सिर्फ नौकरी करनी है, और नौकरी के अंदर भी जो है वो एक सर्टेन स्केल पर जो है उसको चलना है। इसी के साथ साथ जो है वो या तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप जॉब ढूंढें। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि इस तरीके के जब इदारे बने, इकोसिस्टम बना, तो कुछ न्यू आइडियाज़ के साथ जो है वो आपके लोगों ने काम करना शुरू किया। दूसरी चीज़, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी ये काम हो रहा है, लेकिन एक शो से बड़ा मैं मुतासिर हूँ, शार्क टैंक से। पहले शार्क टैंक अमेरिका भी चल रहा है, लेकिन उससे बड़ा मुतासिर हुआ मैं कि इंडिया में भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्टअप वगैरह को लेकर काम हो रहा है। तो क्या समझते हैं कि मतलब उसको देखते हैं या अपना कंपैरिजन करते हैं तो हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया की टेक इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। पाकिस्तान ने इंडिया से पहले शार्क टैंक कर लिया था। अच्छा, ज़बरदस्त। कि ये कब किया? उसका नाम था आइडिया करोड़ों का। अच्छा, वो नबील गदीर साहब होस्ट किया करते थे। सही। ये उसी टीम का हिस्सा था जिसने प्लान 9 प्लान एक्स बनाया था। और ये न्यूज़ के ऊपर छाया होता था, नशर हुआ करता था, ये मुझे याद है। इसका पहला सीज़न टीवी पे चला था, इसका दूसरा सीज़न था, रिकॉर्ड हुआ था, मेरे सामने स्टार्टअप्स उसका हिस्सा बने थे NIC कराची के अंदर। वो तमाम तैयारी हो रही थी, कोविड आ गया था, फिर मेरे ख्याल में वो नशर नहीं हुआ। अच्छा, एक और प्रोग्राम भी हुआ था जिसका मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, स्टार्टअप जैन पाकिस्तान। और स्टार्टअप जैन पाकिस्तान बिल्कुल, अगर आप क्वालिटी के हिसाब से बात करें तो बेहतरीन, मतलब प्रोडक्शन क्वालिटी आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें हुई थी। उसका फाइनल मतलब हर NIC से उसके अंदर रीजनल्स हुए थे, और उसका फाइनल जो है वो NIC इस्लामाबाद के अंदर हुआ था। जीतने वाली टीम्स को जो है इनामात भी मिले थे। जीतने वाला स्टार्टअप NIC कराची से ही था, जिसने फाइनल जीते थे, अच्छा। बायोनिक्स। उनको 4 years from now नाम की कॉन्फ्रेंस के अंदर जाना था, उनको टिकट मिल चुका था, उनका वीज़ा लग के आ चुका था, और कोविड की वजह से वो वहाँ नहीं जा पाए थे। ओह! तो ऐसा, ये मैंने आपको दूसरा प्रोग्राम करवा दिया। एक और प्रोग्राम है जो कि एक नया चैनल आया है, उसके लिए जो है इसकी तैयारी हो चुकी है। अब चूँकि वो प्रोग्राम अभी तक नशर नहीं हुआ, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उसकी भी शूटिंग हुई है, उसमें भी अच्छा। स्टार्टअप्स गए, तो काम हो रहा है। लेकिन आप जब स्केल की बात करते हैं तो उसके अंदर पैसा कितना डाला गया। मैं अगेन एक पुरानी बात से कनेक्ट करूँगा कि जी स्टार्टअप में और आम बिज़नेस में फ़र्क ये है कि इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अब पाकिस्तानी चैनल्स को अगर अंदाज़ा हो गया कि ये चीज़ हो सकती है, तो वो बिल्कुल उसकी टक्कर का प्रोग्राम खड़ा कर सकते हैं। उसके लिए उनको किसी इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा कि जी हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। और जब आपने शार्क टैंक वगैरह का ज़िक्र किया, तो असल शार्क टैंक जिसे आप कह सकते हैं, जिसका नाम ज़रा-सा मुख्तलिफ था, अमेरिका आने से पहले वो UK गया, और UK आने से पहले असल प्रोग्राम जापान से शुरू हुआ था, और जापान में सन 2001 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। ओह! अब आप हिसाब लगा लें कहाँ जापान का कई सन साल 2001 पहले तकरीबन उन्होंने कहाँ ये से, काम शुरू किया था। तो लग जाता है टाइम। अब खैर है, अब पहुँच गए, अच्छी बात है कि पहुँच गई। अच्छी बात ये है कि हम पहुँच गए हैं, पहुँच अच्छी गए बात हैं। ये है। दूसरी बात, आपने यूनिवर्सिटीज़ की बात की, तो पाकिस्तान के अंदर अच्छे नेटवर्क स्टैब्लिश हुए में अहम बात ये है कि जो अब रियासत के करने का काम है, और अगर मेरी राय लेंगे तो मैं बिल्कुल वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ही जिक्र करूँगा कि जी इसको स्केल किया जा सकता है। ओपन यूनिवर्सिटी है, और एक डिजी स्किल्स नाम का एक प्रोग्राम चल भी रहा है कि हम किस तेज़ी के साथ लोगों को जो है स्किल्स सिखाएं, और जिसको इस्तेमाल करते हुए वो बारोज़गार भी हो, काम सीखे, काम सीखने के बाद वो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी भी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास फास्ट यूनिवर्सिटी मौजूद है, NID यूनिवर्सिटी मौजूद है, कॉमसेट्स का नेटवर्क मौजूद है। इन्हीं नेटवर्क्स के को थोड़ा सा खंगाला जाए, इन्हीं के एलुमनाई से रब्ता किया जाए, तो फिर हम उस नेटवर्क का मुकाबला कर सकते हैं जो इनसे कमोबेश पहले ही इस्टेब्लिश कर दिए गए। कम में गालिबन फास्ट से तो वो पहले ही बना दिए गए थे, जिसको हम IIT इंडिया के अंदर कह रहे होते हैं, जिसका जिक्र उमर साहब ने एक पॉडकास्ट में ही किया था। और उसके बाद वहाँ पे डिबेट शुरू हो गई थी कि जी वो कौन सी वाली IIT का जिक्र कर रहे थे और क्या बात थी। लेकिन अहम बात है कि भाई अच्छा काम हो रहा है, तालीम की बात हो रही है। अच्छा काम अगर हम अमेरिका करने की अगर ये इंडिया में भी अच्छा काम हो रहा है, तो मैंने अब ये देखा कि जब इंडिया का चंद्रयान 3 का जो तजुर्बा हुआ, तो उस पे भी ऐसा नहीं है कि किसी ने क्रिटिसिज्म किया हो। पाकिस्तान में भी मैंने ये देखा कि वेलकम किया गया, बहुत एक्सेप्टेंस दी कि चलो भाई हम नहीं गए तो क्या हो गया, बराबर में अगर पड़ोसी जा रहा है तो हम उसमें भी खुश हैं। स्पेस रेस की बात जब की जाती है ना, तो आप कहते हैं कि जो अफराद जो स्पेस में गए हैं, और जब आप वो वापस आएँ और आप उनसे उनकी राय लें, तो वो कहते हैं कि उनकी राय बिल्कुल तब्दील हो चुकी होती है। तो ये अमेरिका, आई बिलीव के एक फिजिसिस्ट हैं, थोड़ा मुझे नाम याद इस वक्त नहीं आ रहा, लेकिन नील डेग्रासन उनका नाम है। हो सकता है कि मैं सही हिज्जे ना की उनके नाम की,
लेकिन उन्होंने ये बात कोट की थी कि जी वो अफराद जिन्होंने जाकर के देखा है कि हम कुर्राए अर्ज़ को जब उन्होंने देखा, तो उनको उसमें कोई जो है ना, इस पे लकीरें नज़र नहीं आई, ममालिक नज़र नहीं आए। उन्होंने कहा जी हम इंसानियत हैं और हम ही हैं, हम अकेले हैं, हमें हमें अपना कुछ करने की ज़रूरत है, हमें तरक्की करने की ज़रूरत है। तो अगर हमें खुशी होनी चाहिए कि जी साउथ एशियन कंट्री वहाँ तक गई है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें भी वहाँ पहुँचने की ज़रूरत है और कैसे मिल कर के काम करें, चीज़ों को बेहतर बनाने के ऊपर काम करें। तो ये ज़्यादा अहम चीज़ है, ज़्यादा समझने की चीज़ है। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना है, दुनिया के तमाम ममालिक उसका हिस्सा बने, तो फिर हम अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं उसके अंदर? तो ये तो वही वाली बात है कि कैसे चीज़ों को देखा जा सकता है, कैसे जो है वो मामलात को समझा जाए कि दुनिया भर से जंगो-जदल को जो है ख़त्म किया जाए और उसकी जगह जो है हम तामीर और तरक्की के ऊपर मिल कर के काम करना शुरू कर दें। अच्छा अंदिल, एक और सवाल कि इस वक्त जैसे पूरे मुल्क में आपने एक नंबर कोट किया है एनआईसीज़ का और बहुत अच्छे स्टार्टअप्स हैं कुछ। एक तो मैं एग्जांपल भी चाहूँगा कि किसी की केस स्टडी शॉर्ट सी, क्योंकि टाइम जो है वो यकीनी तौर में हमारा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। वैसे भी डिस्कशन इंटरेस्टिंग होती है तो वो फिर बढ़ जाती है। कोई केस स्टडी भी बताएं और बताएं कितना रेवेन्यू जनरेशन पे हम काम कर रहे हैं, क्या मतलब इकोसिस्टम, क्योंकि ये असल में कल्चर है पाकिस्तान का। ये शायद हमने खुद भी ख़राब किया है, सभी जो है इसके अंदर कार फरमा रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ को ना बर्बाद करने की तरफ फ़ौरन चले जाते हैं। मतलब कंटिन्यूस जब करने लग जाते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ हो ना हो, तो सोसाइटी का कुछ कल्चर इस तरीके का बना देते हैं कि किसी फील्ड को बर्बाद करने जाएँ, तो वो एक साथ अगर बीबीए शुरू हुआ तो सब बीबीए करने लग गए, ठीक है? फिर उसके बाद तो इनोवेशन नहीं रह पाती ना उस चीज़ में, कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अब जैसे एनआईसीज़ में काम हो रहा है, स्टार्टअप बैठ रहे हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ पे काम हो रहा है, तो अब वो काम तो हो रहा है, वो तो वेरी गुड, लेकिन उसके बाद जो है उसमें से क्या रेवेन्यू जनरेशन हो रही है, क्या फ़ायदा हो रहा है? थोड़ा-सा, ताकि उसके अंदर भी जो व्यूअर्स के लिए भी जानने का मौका मिलेगा कि भाई अगर ये चीज़ हो रही है, अगर ये स्टार्टअप इकोसिस्टम चल रहा है तो इसका बेनिफिट भी क्या हो रहा है? एनआईसी में इंक्यूबेटेड जो 299 स्टार्टअप्स हैं, उन सब ने तकरीबन पिछले 5.5 साल में मिल कर के 5.7 अरब रुपए जो हैं बतौर रेवेन्यू जो हैं वो कमाए हैं अच्छा। और 7.9 अरब रुपए जो हैं वो बतौर इन्वेस्टमेंट जो हैं वो हासिल किए और इसके अलावा वो 1 मिलियन के करीब जो है अफराद को नौकरियां जो हैं फराहम कर चुके हैं। अच्छा जी, ये नंबर तो आपके खासे बड़े नंबर हैं मेरे ख्याल से। तो मतलब इसका मतलब हकीकी तौर पे बहुत अच्छा जो है वो ये इसका मतलब इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है और यकीनी तौर पे होना भी चाहिए। एक चीज़ मैंने ना मैं बड़ा मुतासिर हुआ था कि अरविंद केजरीवाल सीएम दिल्ली हैं, तो उनकी एक तकरीर चल रही थी और वो तकरीर के अंदर जो है ना वो बता रहे थे कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है ना वो किस तरीके से बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो सिखाना शुरू किया है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये ऊपर की सतह पे तो शायद मेरे ख्याल से स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया, यूथ जो है उसके अंदर इंगेज हो रही है, आइडियाज़ के साथ भी जो है वो काम हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम में भी अब कुछ इस तरीके के करिकुलम में चीज़ें हमें डालने की ज़रूरत है और साथ में कुछ एजुकेशन लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे लगता है कि इस तरीके से काम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और अच्छी चीज़ें हमें जहाँ से सीखने का मौका मिले सीख लेनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे ये दुनिया का बेहतरीन तालीमी निज़ाम कौन सा है, तो मैं आपको कहूँगा इंटरनेशनल बैकलॉरेट। कि हमें उससे सीखना चाहिए कि वो क्या पढ़ाते हैं वो समझा जाए और वो किस तरीके से इम्तहानात लेते हैं वो सीखा जाए। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो आपने मिसाल दी पड़ोसी मुल्क की। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स पाकिस्तान में अलग-अलग इदारे कर रहे हैं। मैं एक का नाम मैं दोबारा ले लेता हूँ, सीड वेंचर्स का नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिया था। वो इसी तरह से कई स्कूलों के साथ लोगों को कनेक्ट करवाते हैं। मैं उनके साथ एज़ मेंटर पहले भी एसोसिएटेड रह चुका हूँ सन 2020 में और इस साल फिर मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ। तो आपको चंद स्कूल असाइन कर देते हैं कि आपने यहाँ जाकर के बच्चों से बात करनी है। जिस माइंडसेट को दुरुस्त करना चाह रहे हैं, जिस मसले को हल करना चाह रहे हैं वो यही है कि हमारे यहाँ और ये हमारी बात यहाँ से शुरू हुई थी ना कि बस डॉक्टर इंजीनियर, अच्छा बैंक में नौकरी कर लो, अच्छा बस एमबीए कर लो। तो ये इसको तोड़ने की ज़रूरत है कि हमें कुछ ऐसा गड़बड़ हुई है हमारे यहाँ कि जी किसी को हमने बुरा कहना हो तो हम उसको कहते हैं कि चमार मत बनो, ठीक है। हमें किसी को और टॉन्ट करनी हो तो हम उसको जो है हलवाई और कसाई से मुशाबित दे देते। ये हम या मोची बोलते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्यों बोल रहे होते हैं। भाई ये तमाम प्रोफ़ेशंस हैं, ये तमाम रिस्क हलाल कमाने वाले अफ़राद हैं। ये नहीं होंगे तो हमारे काम नहीं होंगे।
मैं अगर आप अलाउ करें तो ब्रांड का नाम लेके कह सकता हूँ या उसके बगैर, मतलब इंग्लिश बूट हाउस है यार, सबको उसके जूते अच्छे लगते हैं, सबको हर्ष पपीज के जूते अच्छे लगते हैं, पेरी गार्डन के जूते अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सब कोई बना करके बेच रहा है। इसकी फैक्ट्री में नौकरी करने को तैयार है, इसके कारखाने के मैनेजर बनने को तैयार है, इसके स्टोर के मैनेजर बनने को तैयार है, सेल्समैन बनने को तैयार है। तो भाई जूता डिज़ाइन करके बेचने में क्या मसला है ना। इसी पेशावर का मुझे स्टार्टअप बिल्कुल याद है, वो सैंडल्स बड़ी ज़बरदस्त बना करके बेच रहा था, लोग पाकिस्तान से ख़रीद करके बाहर ले जाकर गिफ्ट कर रहे थे उनसे वो प्रोडक्ट। अच्छा। बेरा वो उसका नाम लिखते हैं, बेरा, और वो पश्तो ज़बान से वो लफ्ज़ उन्होंने अखज़ किए। ये माइंडसेट ठीक करने की ज़रूरत है। लोग जो है कुर्बानी हो रही है तो भी हमें कसाई की ज़रूरत है, रोज़ाना गोश्त खरीदना है, लेकिन हमें मीट वन और ख़ास मीट जैसे सिर्फ 2 ही ब्रांड से हमारा गुजारा हो रहा है या KNN से गुजारा हो रहा है। भाई एक और ब्रांड बन सकता है, बनाया जा सकता है ना। क्यों ये दिमाग में गलत चीज़ें बिठा ली है कि जी ये नहीं करना, ये करना, तो मुलाज़िम परसेप्शन खत्म करने की ये ज़रूरत है परसेप्शन कि खत्म करने की आपने ज़रूरत है। प्रोफेशंस को जो है ना वो डिग्रेड कर दिया एक जी, तरीके से, कि मतलब आप उसको सब कुछ प्रोफेशन समझते नहीं। जो है ये वो उसके पीछे पड़ जाना लट लेकर के क्या कर लिया भाई, काम कर रहे हैं ना, काम करने दिया जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है, और ये अलग-अलग इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जी बड़ी सतह की अगर बात की जाए तो NICs बिल्कुल मौजूद हैं, दीगर कई इदारे मौजूद हैं, लेकिन ये हमें कंटिन्यूअसली बात करते रहना पड़ेगी कि हम क्या कर सकते हैं। हमें लोगों को ये बात समझाने की ज़रूरत है कि जी हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत में अज़मत है ना, तो बस मेहनत करें। ये ना सोचें कि ये वाले तरीके से करूँगा तो कुछ होगा, और ये नहीं होगा तो ये। जो शेख चिल्ली का जो मसला था वो ये था, अंडे होंगे फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। लेकिन भाई और भी कुछ किया जा सकता है, मेहनत कर ली जाए बस। अंदिल, बस आखिरी बिल्कुल हम अपने टाइम जो है वो पूरा हो चुका है, तो एक केस स्टडी जो है वो जानना चाहूँगा, सिर्फ मोटिवेशन के लिए है, और साथ में जो है वो एंडिंग नोट जानना चाहूँगा कि जो अभी तक NIC में अपने प्रोफेशनल अपना जो है वो करियर गुजार रहे हैं, मौजूद हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे स्टार्टअप से इंटरेक्शन भी होता है, उनके साथ कोई ना कोई काम भी सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो कोई मोटिवेशन के या इसकी केस स्टडी इस स्टार्टअप की बड़ी अच्छी, भाई बड़ी मेहनत की इस बच्चे ने, और उस जो है वो आज जो है वो किसी मकाम पर मौजूद हो, मोटिवेशन भी मिलेगी, और साथ में जो है उसके एंडिंग नोट एक आप हमें दे दें। मेरे पास सुनाने के लिए ना 299 कहानियाँ हैं। बिल्कुल। उससे ज़्यादा वो थे जिनके जो किसी, मुझे ये भी याद है एक स्टार्टअप पिच करने के लिए आया, सब चाह रहे थे कि उनकी बात सुनी जाए, जजेस उनकी बात सुने, वो इंक्यूबेट हो जाए, और किसी इमरजेंसी की वजह से स्टार्टअप को जाना पड़ा। एक कोर्ट लेवल की बात है, और वो स्टार्टअप से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे कहा, पूछा भी, याद तो मुझे वो भी आ रहा है ना कि वो हिस्सा बन सकते थे हमारा, और कोई इमरजेंसी हो गई, वो पिच नहीं कर पाए, और वो मौका उनको मिलना चाहिए था। हमारी इस बात पे आपस में बहस हो जाती है कि जी इस स्टार्टअप को मौका मिलना चाहिए, इस ये वगैरह, मतलब या हमारे पास जगह कम है, हमारे पास मज़ीद ऐसे इदारे होने चाहिए कि लोगों को सिर्फ इसलिए कि जी हम तो सिर्फ 20 स्टार्टअप इंक्यूबेट कर सकते हैं, अच्छा हम थोड़ा सा रिस्क लेते, 14 स्टार्टअप इंक्यूबेट कर लेते, लेकिन हमारे पास ऐसी और जगह होनी चाहिए। लेकिन हम आपने कहा भाई एक की बात करें तो मैं किसी एक की बात करूँगा मुझे NIC में आए हुए चंद दिन हुए थे। मैंने जुलाई में NIC कराची को ज्वाइन किया था, 1 जुलाई 2019, ग़ालिबन 18 अगस्त थी। एक इवेंट अनाउंस हुआ, बायोनिक्स ने कहा था हम 3 सुपर हीरोज़ लॉन्च करने जा रहे हैं। इनका ज़िक्र मैं करता हूँ यार, मुझे रोना आता है। वहाँ 3 बच्चे थे और पैदाइशी तौर पर उनकी कलाइयाँ नहीं थी। अनस और ओवैस जो है ना, वो उनके स्टार्टअप का नाम बायोनिक्स है, और वो ने वहाँ पे ना बच्चों को हाथ वो लगा रहे थे, ऐसे फिट कर रहे थे, और वो हाथ चलते हैं। ज़बरदस्त, मतलब ये कितना बड़ा काम ये तो। और अभी आखिरी जो मैं उनकी सक्सेस स्टोरी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो पाकिस्तान से बाहर अभी रिसेंटली बिल्कुल रिप्रेजेंट करके आए हैं। उनको इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए जिन लाइसेंसेस की ज़रूरत थी वो उन्होंने हासिल किए, और एक खातून, एक हादसे में उनके दोनों हाथ ज़ाया हो गए थे, और फिर उन्होंने उनको दोनों हाथों के लिए ना वो बायोनिक आर्म्स बना करके दिए हैं। उनका ताल्लुक जो है ग़ालिबन KPK से या बलूचिस्तान से, ग़ालिबन KPK से उनका ज़िक्र। हाँ, मैं बिल्कुल, वो इंजीनियर्स हैं, मैकाट्रॉनिक्स के इंजीनियर, ज़ैबिस के दोनों ग्रेजुएट थे। ओवैस जो हैं वो NED यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो एनरोल्ड हैं। ये जो चीज़ है ना, और ये इन्होंने SMS स्टार्टअप ये तो ये आज करना नहीं था, ये काम कुछ और करते थे। उनके पास एक बच्चा था
मीर बयान बलूच, अगर मुझे सही बिल्कुल याद है, और उन्होंने उसके वालिदैन ने आकर कहा था कि आप कुछ कर सकते हैं, और वो वहाँ से उन्होंने ये जर्नी लेकर के शुरू की थी और वो यहाँ तक पहुँचे। काम बहुत सारे कर रहे हैं और सब किसी ना किसी इनोवेटिव तरीके से जो है ना कोई ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मेरे ख्याल से स्टार्टअप इसी को कहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये तो ज़िंदगी के मसाइल को हल कर रहे हैं और ज़िंदगी को तब्दील कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है। बस एंडिंग नोट जो है वो अंजिल, मैं आपसे चाहूँगा कि एक एंडिंग नोट जो है वो इसे हमारी सारी डिस्कशन के हवाले से दे दें और उसके बाद इख्तिताम। दो माइंडसेट एग्जिस्ट करते हैं जब आप स्टार्टअप्स की बात करते हैं। कौन सा पाकिस्तान से बाहर से हम कहते हैं ना, हमने इम्पोर्ट जो किया है, हमें इन दोनों को समझने की ज़रूरत है और उसको अकॉर्डिंगली चेंज थोड़ा सा करें। लेकिन वो ये कहा जाता है नौजवान जब कोई कारोबार करना चाहते हैं तो कई वजूहात की बिना पे वो कारोबार को नहीं चला पाते हैं। लेकिन फेल फास्ट, फेल फॉरवर्ड और फेल ऑफन को नोट कर लें। आप नौजवान है, स्टार्टअप आप भी कर रहे हैं या आपका स्टार्टअप है, बहुत अच्छी बात है, ये चल जाए, हो सकता है ये ना चले। जो आप यहाँ से सीखें इसको दोबारा इस्तेमाल करें। और वलीद, मैं आपसे कह रहा हूँ, दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं, जो दूसरा माइंडसेट जो एग्जिस्ट करता है, जिसको फाउंडर इंस्टीट्यूट जो है प्रमोट करता है, वो ये कि 10 साल मेहनत करें, काम सीख लें, समझ जाएं कि क्या हो रहा है किसी कंपनी के अंदर। अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। आपको सप्लाई चेन समझ आ चुकी है, मैं क्या बना के बेच रहा हूँ, मेरा रॉ मटेरियल कहाँ से आता है। किसी भी सूरत में ज़रूरी नहीं है कि ये कोई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड हो, ये कोई सॉफ्टवेयर कंपनी भी हो सकती है, कोई NGO भी हो सकती है। आपको काम समझ में आ चुका है, आपको मार्केट समझ में आ चुकी है। अब एक ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जिसकी लोगों को वाक़ईतन ज़रूरत है, जिसके वो पैसे देने को तैयार है। सही चीज़ बनाएं, सही ऑडियंस के लिए बनाएं, वो अपने आप आपको पैसे देना शुरू कर देंगे। जिस चीज़ से बचने की ज़रूरत है वो ये कि जी मैंने ये बना लिया है, ये कोई आके ख़रीदे, तो उसके लिए आप मार्केट हवा में से नहीं क्रिएट कर सकते। जिसको ज़रूरत है ना, वो बंदा अगर आपने पहचान लिया और उसकी ज़रूरत आपने हल कर दी है, वो आपके पास पैसे लेकर के खड़ा होगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगी, बाकी तमाम चीज़ें अपने आप आ जाएगी। सो दोनों के लिए बस ये था कि अगर आप कोशिश करें कि आप एक्सपीरियंस हासिल करें फिर काम शुरू करें, और अगर आप बिल्कुल नौजवान हैं और वो कहते हैं ना कि जी 4 साल की मेरी डिग्री, तो 5 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर के आऊँ पहली नौकरी के लिए, तो फिर फेल फास्ट, फेल फॉरवर्ड, फेल ऑफन, इसके ऊपर अमल करना शुरू करें। चीज़ें अपने आप सीधी होना शुरू हो जाएंगी। हमसे कंसल्टेशन लेनी हो तो NIC कराची NIT यूनिवर्सिटी के अंदर कायम है, वहाँ पर आ सकते हैं। आसपास देखें, अच्छी बात करने वाले लोग मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेट के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन अब मौजूद है, ये एग्जिस्ट करती है। किसी की भी हुकूमत रही हो, कोई चाहे वो सूबाई हो या वफाकी हो, सब ने मिलकर के इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बना दिए हैं जिसके ज़रिए हमें हुनर हासिल करने का मौका मिल रहा है, जिसके ज़रिए जो है हम अब रोज़गार सिर्फ अपना भी अपने लिए, अपने घर के लिए रोज़गार नहीं कमाने, हम लोगों को रोज़गार के मौके फराहम कर सकते हैं। सो ये अपॉर्चुनिटीज़ अब हमारे पास मौजूद है। ये अपॉर्चुनिटीज़ 10 साल पहले शायद नहीं थी मेरे पास, अब मौजूद हैं। इन अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करें, इनको इस्तेमाल करते हुए जो है हम वाक़ईतन, मैं ये कहूँगा कि जी वो जिसको हम कहते हैं ना कि करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमने शायद पिछले 70-80 साल में करंट अकाउंट सरप्लस का लफ्ज़ ना सुना हो, लेकिन अगर हम चाहें तो मेहनत कर सकते हैं और अपने मुल्क के ख़जाने को इतना भर सकते हैं कि जी हम सब कनाडा नहीं जा सकते, हम सब यूरोप नहीं जा सकते, हमें यहाँ रहना चाहिए। हम अपने मुल्क के हालात ठीक करें, हालात ठीक होंगे, अच्छी सड़कें बनेंगी तो भाई मरी ही घूमने चले जाएंगे। वही बड़ा अच्छी बर्फ़ गिरती है, हमें नहीं जाना मुल्क से बाहर ना, तो हम मुल्क को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंदील वेब देने का। और अंदील के साथ आज बहुत ही हेल्दी डिस्कशन रही। बिल्कुल अच्छे आइडियाज़ पर, अच्छे स्टार्टअप्स पर जो है वो काम करें, कोशिश करें कि वो आइडियाज़ है, वो स्टार्टअप्स जो हैं वो आप बना रहे हैं, वो आपके लिए भी मुस्बत साबित हों, आपके लिए भी बेहतरी का बायस बने और सोसाइटी के लिए भी कुछ बेहतरी का बायस बने। और अगर आइडिया फेल हो जाता है तो बिल्कुल दिल बर्दाश्त ना हो, बल्कि उसकी उस खानून में जो है वो तलाश करें कि जो गलतियाँ आपने की हैं उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है और उस पर वर्क कर रहे हैं, दोबारा यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। एक नए एपिसोड के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।